विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठेस कहानी फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित ये पूरक पठन कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है। इसका पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था। आज जो है सेकंड पार्ट की और हम चर्चा करेंगे। तो सिरिचन की विशेषता हमने पहले पाठ में देखी थी कि वह कैसे तुरंत जवाब देता है, खाने पीने का कैसे चटोर है, उसे लोग बेगार समझते थे। इतना ही नहीं, पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को उसने कैसे जवाब दिया। महाजन टोले के भज्जू महाजन के बेटी सिरिचन की बात सुनकर कैसे तिलमिला उठी, उसने उसको कैसे तुरंत जवाब दिया। तो ये सारी बातें लेखक फणीश्वरनाथ रेणु इन्होंने व्यक्त की। अभी जब भी सिरिचन को उनके घर पर बुलाया जाता था तो पहली माँ से वो कहते थे कि उनको क्या क्या भोग लगाएगी, क्योंकि वो खाने पीने का चटोर था। ऐसे समय में उसकी छोटी बहन जिसका नाम था मानू, यहां तक कुछ हम पहुंचे थे। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, जिसका नाम था मानू। मानू के दूल्हे ने पहले बड़े भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी? मानू मानू के साथ मिठाई की पतेली, क्या चेतावनी दी थी? मानू के साथ मिठाई की पतेली न आए। मानू के साथ मिठाई की पतेली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानो तो। क्या चेतावनी दी है? मिठाई नहीं आएगी तो चलेगी, लेकिन 3 जोड़े फैशनेबल चीज चाहिए, पर्दे चाहिए, पटेल की 2 शीतल पाटियां चाहिए, चटाइयां चाहिए, उसके बिना मानो आएगी तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस, तुरंत वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया। मां ने, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, वो भी असली मोहर छाप वाली धोती। मोहर छाप वाली, एक ब्रांड नाम। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएंगे आपकी कारीगरी को। पान जैसी पतली सूरी से बांस की सिर तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। मां ने कहा कि असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी, मन लगा कर ऐसा काम करो कि देखने वाले रह जाए। उसके बाद जो छुरी थी, पान जो होता है पत्ता जितना पतला होता है, उतनी पतली छुरी से बांस की तीलियों को और उन कमानियों को चिकना रहा था, उसको चिकना बना रहा था। सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। चीके ने पर्दा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशनेबल की चीज बन रही है। 1.5 हाथ की बुनाई होगी पर्दों की, तो लोग समझने लगे क्या इस बार कोई एकदम नई फैशनेबल चीज बन रही है। मजली भाभी से नहीं रहा गया। कारीगरी देखकर मजली भाभी बिल्कुल नहीं रहा गया उससे। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज बनती है तो भैया को मैं खबर भेजती। धीरे धीरे उसके हृदय को ठेस पहुंच रही है। मजली भाभी से रहा नहीं गया। पर्दे के आड़ से बोली, पहला ऐसा मैं जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से इतना सुंदर काम बनता है तो मेरे भैया को पहले मैं खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला,
मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। बहुरिया बहू के मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, मजली भाभी और चाची लेखक की दो महत्वपूर्ण कथानक मिल रहे हैं। किससे बात करती है वो? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना, इसीलिए इतना सुंदर काम कर रहा है। मुंगिया लड्डू मूंग के आटे से बनाए गए पदार्थ, और बेटी के समय रोज मिठाई, विदाई के समय रोज मिठाई बनेगी। इसी लालच से ये इतना सुंदर काम बना रहा है। चाची ने मजली बहू से कह दिया। लेखक की भाभी मजली, देखो आगे क्या होते हैं। मजली भाभी का मुंह लटक गया। चाची ने उसमें जलते हुए आग में घी डाल दिया। खाने पीने के लालच से इतना सुंदर काम कर रहा है। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के, मानो सतवैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूद नहीं रहती थी। चीक में सुतले के फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला काम कर रहा है। जो सूप इन्हें अनाज साफ करने के लिए होने वाला वो पात्र, उसे सूप कहते। उस पे उसने निगाह डाली। क्या था खाने के लिए, जलपान के लिए? तो चूड़ा था और गुड़ का एक ढेला, इन्हें एक टुकड़ा था। मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। उसे वो नाराज हो गया। गुस्सा जब होता है तो नथुनियां तनी जाती। मैं दौड़कर मां के पास गया। मां, सिरचन को कलेवा किसने दिया? कलेवा, नाश्ता, जलपान, सिर्फ चूरा और गुड़? लेखक ने मां को कहा। मां रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बुनिया क्यों नहीं देती? अरे मजली, केवल गुड़ और क्या, थोड़ा सा चूड़ा। लेखक ने मां के निदर्शन में लाया तो कहने लगी, थोड़ा सा बूंदिया मिठाई, उसे क्यों नहीं दिया? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन को गुस्सा आया। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में किनारे पर पड़ा रहा, अछूता, जिसे उसने छुआ भी नहीं। मां की बोली सुनते मजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। गुस्से से सिरचन ने पानी पीकर कहा, क्या कहा पानी पीकर? तो मां ने डांटने के कारण मजली भाभी आई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चले गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने मां के पास जाकर कहा। क्या कहा? मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। तुमने सिरचन को मुंह लगाया, और मुंह लगाने के कारण क्या, वह क्या होगा, सर पर तो चढ़ेगा ही ना। और चाची ने भड़का दिया। क्या कहने लगी? मजली भाभी मां की दुलारी बहू है। दुलारी यानी बहुत ही प्यारी। दुलारी का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारी बहू। मां तमक कर बाहर आई गुस्से से। सिरचन, तुम काम करने आए हो या अपना काम करो? बहुत से बदकुटी करने की क्या जरूरत है? बदकुटे ने बहस, हुज्जत, क्या जरूरत है? ये चीज की जरूरत तो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर, मानो जो है
पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बेड़ा सिरचंद को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचंद दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करते, 5 जाति की बातें करते, 5 तरह की बातें करते। तुम किसी की बात पर कान मत दो, किसी की बात पर कान मत दो, मतलब उसे अनसुना कर दो। आखिर मानो ने सिरचंद को समझाया। मानो ने सिरचंद को समझाया। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया जो मानो ने बनाया था। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई, आश्चर्यचकित। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कोवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। आपके डिबिया में जो जर्दा है, तम्बाकू का एक प्रकार, वो भी कौन सा, गम कोवा जर्दा, जरा खिलाना पान के साथ। पान तो खाया भी, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचंद से गुस्सा उतारने का एक ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के, खाने पीने के लालची। मेरा कलेजा धड़क रहा, हो गया सत्यानाश। बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़े गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। पीक, पान खाने के बाद जो लाल, वो पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसियां वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। अपनी जो है सारी जो है जो छुरी वगैरह जो है, अंसिया छुरी वगैरह सारे समेट कर संभाल कर उसने झोले में रख दिए। ये जितने भी औजार थे वो औजार उसने झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। सारे औजार उसने झोले में डाल दिए, बड़बड़ाता हुआ वो आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली। जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचंद को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। लेखक मनाने गए तो अपना दुखड़ा उसके पास वगारा है। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई जिस पर मैं लेटा हूं। शीतल पाटी को छू कर कहता हूं, उसकी शपथ लेकर कहता हूं, क्या अब यह काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। आप मुझे मनाने आए, अभी काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, तुम्हारे घर में मेरी कदर होती थी, इज्जत होती थी। अब क्या, मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल को ठेस लगी है, उसके हृदय को ठेस लगी है, मतलब दुख पहुंचा है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं मतलब अनुचित नहीं है, दिखलाई पड़ता। क्यों मानो, अधूरी जो है चीख है, पर्दे, उसको रंगीन कपड़े की झालर लगाने लगी। कहने लगी, ये भी तो बेजा नहीं दिखेगा, अनुचित बेकार नहीं दिखेगा। क्यों मानो, समझा रही बेचारी। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था।
वो दिन भी आ गया, मानो ससुराल जा रही है। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर ली जा रही है। बड़े जतन से वो क्या अधूरी जो है चीख क्या कर रही है, मोड़ कर ले जा रही है। साथ अपने साथ मनी मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ सिरचन को, कामचोर चटोर कहीं के, मेरी बहन अधूरी चीख ले जा रही है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई सिरचन नजर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर मेरी नजर पड़ी। बबुआन जी, उसने दरवाजे के पास आकर मुझे पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, गुस्से से कहा, क्योंकि लेखक भी नाराज हो गए थे। अधूरी चीख मानो लेकर जा रही थी। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया है, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार मैं देखूं। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए बाबूजी। और बबुआ जी, दरवाजा खोलिए बबुआ। और मानो दीदी कहाँ है? एक बार मैं देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। श्रीचंद दादा, मानो इतना ही बोल सकी। श्रीचंद दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से सारी चीजें, सब चीजें दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़े आसनी कुश की। शीतल पाटी चटाइयां, चीक है पर्दे और एक जोड़ी कुश की। कुश धार्मिक कार्य करते समय घास की चटाई पर बैठकर किया जाता है। जो कुछ पोथियां पढ़ते, धार्मिक किताबें पढ़ते तो बैठने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की चटाई, उसे कहते कुश। और उसी वक्त गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। नहीं, मानो कहना चाहती कि नहीं, मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम मैं पहली बार देख रहा था। मैंने गाड़ी शुरू हो गई। मैंने वो पूरा बंडल खोला जिसमें शीतल पाटी थी, चीक थी, 2 जोड़े आसनी कुछ थी। और मैंने खोलकर देखा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम मैं पहली बार देख रहा था। इतना सुंदर मन लगाकर काम किया था। तो ऐसा काम मैं पहली बार देख रहा था। बच्चों, यहां ये पाठ समाप्त होता है। मतलब मजली चाची, मजली भाभी, इनकी बातों से उसके हृदय को ठेस पहुंची थी। लेकिन कारीगर के हृदय को कितनी भी ठेस पहुंची है, उसके अलावा उसे मानो दीदी के प्रति होने वाले प्रेम को उन्होंने यहां व्यक्त किया है। वो आने के लिए इनकार कर रहा था, लेकिन नहीं, चटोरे, मुंह फटे, इसके अलावा भी उसके हृदय में एक हमदर्दी है मानो के प्रति। इसीलिए तो उसने सारी चीजें बनाकर प्लेटफॉर्म पर दौड़कर आकर उनको दी। ये उसके स्वभाव से और एक ही गुण अलग है। तो ये बात इन्होंने इस पाठ के माध्यम से व्यक्त की। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा।